नमस्कार, आपका स्वागत है बाइनोकुलर्स न्यूज चैनल में और मैं हूं ऋषि त्यागी आपके साथ। आज की हमारी खास पेशकश मेरठ के मंच में हमारा आज का मुद्दा है राजनीति धर्म की। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं तरुण गुप्ता जी, प्रांत संयोजक विश्व हिंदू परिषद, मोहम्मद अब्बास, पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी, डॉक्टर अतुल कृष्ण, सुभारती यूनिवर्सिटी फाउंडर, कारी शफीकुर रहमान कासमी, शहरकारी मेरठ, सचिन सिरोही, अध्यक्ष हिंदुत्व की आवाज़, डॉक्टर जरार हुसैन रिजवी, एसोसिएट प्रोफेसर, अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कॉलेज। आप सभी को अपनी बात कहने के लिए 40 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। 40 सेकंड पूरे होने पर माइक की आवाज़ बंद कर दी जाएगी। सवाल सचिन जी आपसे, एक बयान मोदी जी ने भी दिया है पसमानदा वर्ग को लेकर, इस पर मुस्लिम वर्ग के ही अशरफ वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि हमने ये वोट बैंक की राजनीति अपनाई है बीजेपी ने इसकी बात, तो ये किस हद तक सही है? सबसे पहले तो भारत माता की जय, और उसके बाद मैं अपनी बात को 40 सेकंड के अंदर ही खत्म करूंगा कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उचित पद है, और अगर उन्होंने ये बात कही है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के कही होगी, और सभी धर्मों का आदर देश के प्रधानमंत्री करते हैं। आप बताइए किस धर्म का आदर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया है? और उसके अलावा जिस तरीके से वो एक भाजपा से भी जो है पिछला नाता जुड़ा हुआ है, एक राजनीतिक उससे भी है, तो अगर उन्होंने ये बात सभी धर्मों को जोड़ने के लिए अगर कह दी कि भाई चलो मुस्लिम वर्ग में भी एक पसंदीदा जो वर्ग, भाई अलग अलग जातियां हर धर्म में होती हैं, हिंदू में भी होती हैं, मुस्लिम में भी होती हैं, तो अगर उन जातियों को साधने के लिए कि वो लोग भी भाजपा के साथ आए, वो लोग भी राष्ट्र के निर्माण में जो सहयोग करें, तो मैं नहीं मानता कोई भी गलत बात उन्होंने करी है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। कासमी जी, इसी बात के ऊपर हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, न इस पर किसी की कोई शिकायत है जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर हमारे लिए या मुसलमान जो पसमानदा हैं उनके लिए कोई पेशकश कर रहे हैं जी, तो हमें इसे ऑब्जेक्शन उठाने की कोई बात ही नहीं है। अब ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो, या कैसी राजनीति कर रहे हैं तो वो जाने कहने वाले, लेकिन हम ये समझते हैं कि पसमानदा किसी भी बिरादरी का, किसी भी जात का अगर है तो बहरहाल उसकी जरूरत का ख्याल अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं तो हम तो शुक्रगुजार हैं इस पर, कम से कम उनको ख्याल तो आया, चाहे वो पसमानदा मुसलमानों पे आया जी। अगला सवाल आपसे, हमने ये देखा है कि एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी लैक कर रही है। हम देखते हैं 71% हिंदू वुमेन आज की डेट में एजुकेटेड कहलाई जा रही है, और वहीं यही ग्राफ अगर हम मुस्लिम्स में देखें तो सिर्फ 51% है। तो ये 20% का गैप, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार या खुद मुस्लिम वर्ग? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहैसियत मुस्लिम, जो आपने कहा कि परसेंटेज मुसलमानों की बहुत कम हो गई है तालीम में, तो जिस मजहब की शुरुआत ही लफ्ज इकरा से हुई हो, पढ़ो, सबसे पहली जो वही आई है प्रोफेट मोहम्मद पे, वो आई है कि पढ़ो, तो वो आज के हालात में अगर वो तालीम के अंदर पिछड़ गई है तो उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जी। पहली, मैं मानता हूं कि एक जनरल परसेप्शन ये है कि मुस्लिम वुमेन को आज़ादी हासिल नहीं है तालीम के लिए। अगर हम हिंदुस्तान की में देखें तो अभी चंद वाकयात हुए हैं। परसों ही का वाकया मुरादाबाद का है। हिंदू कॉलेज ने मुसलमान तालिबात को अंदर घुसने से रोका चूंकि वो हिजाब में थी। अब मुस्लिम तालिबा अगर या तो अपने हिजाब को छोड़े या तालीम हासिल करे, उसके लिए एक मसला पैदा हो गया। ऐसे हालात अगर औरतों के साथ हम लोग पैदा करेंगे, भाई आप अपनी कॉलेज की एड्रेस बनाइए, कोई एतराज नहीं इससे, लेकिन अगर कोई एक नंगा तो रह सकता है लेकिन पर्दे में नहीं रह सकता, ये कहां का इंसाफ है? तो हम खुद ऐसी तालीम में बाधा बन रहे हैं इन बच्चियों के लिए, इस पर सोचना चाहिए। अतुल जी, आप खुद एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं एजुकेशन का, हम आपसे इसका जवाब लेना चाहेंगे कि ये बात कहां तक सही है कि हिजाब को कॉलेजेस में अलाउ करना चाहिए? देखिए, ये पहले समझना पड़ेगा कि एक शब्द होता है हिजाब जी, एक शब्द होता है नकाब जी। अगर आप नकाब की बात करते हैं तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि नकाब पहनकर कोई कॉलेज में नहीं आ सकता। लेकिन जहां तक हिजाब का सवाल है तो क्या हम जानते हैं कि हिजाब क्या होता है?
हिजाब वो होता है कि जिसमें अपने सिर को और गर्दन को और कंधों को ढका जाता है, मुंह पूरा का पूरा दिखाई देता है। अगर इसमें इस लिबास के अंदर कोई लड़की विद्यालय के अंदर आती है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बाकी ड्रेस कोड अपना पूरा फॉलो कर रही है और साथ में उसने हिजाब लगा रखा है जिसमें उसका चेहरा पूरा दिखाई दे रहा है। आइडेंटिफिकेशन की कोई समस्या नहीं है, तो हिजाब के ऊपर इतना बवाल होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है। अगला सवाल भी आपसे ही है अतुल जी। हमने देखा है कि अफगानिस्तान में हाल ही में विमेन एजुकेशन के ऊपर बैन लगा दिया है, क्या इसका कुछ असर हम देखते हैं हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा? अफगानिस्तान के बारे में भी आपको बता दूं कि 6ठी क्लास तक की बच्चियों के लिए वहां पर उन्होंने एजुकेशन को खोल दिया है। पहले उन्होंने सारे में बैन लगाया था, लेकिन अब 6ठी क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए खोल दिया है। और अफगानिस्तान से हमारे देश से क्या फ़र्क पड़ना, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ना। हमारे क्लास में सब जागरूकता आ रही है, हमारे देश के अंदर सबको पूरी स्वतंत्रता है, हर तरीके से चाहे किसी भी मज़हब का कोई बच्ची हो वो पढ़ सकती है और जागरूकता आ रही है। ये जागरूकता जो लड़कियों को ना पढ़ाने की है, ये मैं नहीं समझता कि इस्लाम धर्म में भी कोई ऐसी बाध्यता है, क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह कि आप वो ज़माना देखिए जब ज्योतिबा फुले ने पहला गर्ल्स स्कूल चलाया था, तो उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उनके साथ एक और महिला थी जिन्होंने स्कूल में साथ वो काम किया था, और वो थी फातिमा शेख। वो एक मुस्लिम महिला थी। तो मुस्लिम्स में भी ऐसी कोई रोक नहीं है। तो भारत के ऊपर तो कोई सवाल, अफगानिस्तान के नियमों का भारत के ऊपर कोई सवाल ये असर पड़ेगा, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पर सब लोग जागरूक हैं और धीरे धीरे गरीबी की वजह से जो परेशानियां रही हैं, या जो कुछ मैं मानता हूँ, इस बात को भी मानता हूँ कि जो कुछ धर्म के ठेकेदार अपने आप को बना लेते हैं, जो वास्तविक रूप से नहीं होते लेकिन अपने आप को बना लेते हैं सो मोटो, वो जरूर दिक्कत पैदा करते हैं। उसके लिए हमारे बीच में शेर काजी साहब जैसे विद्वान लोग हैं, ये सब लोगों की भ्रमों को दूर कर रहे हैं और धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। यहाँ भी मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई की परसेंटेज बढ़ रही है लगातार। रिजवी साहब, इसके लिए जवाब मैं आपसे चाहूँगा कि जैसे अभी अतुल जी ने बताया कि 6ठी क्लास तक के लिए विमेन को एजुकेशन अलाउड है अफगानिस्तान में, तो क्या ये एजुकेशन सिर्फ 6ठी क्लास तक सीमित रहना चाहिए? उसके आगे क्या विमेन को एजुकेशन की एक्सेप्टेंस नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, ये तो कोई नासमझ से नासमझ आदमी भी नहीं मानेगा कि औरतों को तालीम नहीं हासिल करनी चाहिए। जिस घर में एक बच्ची पढ़ी लिखी होती है, वो सिर्फ अकेली नहीं बल्कि उसका नस्लों पे फर्क पड़ता है। हर इंसान जानता है इस बात को। रहा मजहब से ताल्लुक, मैं मानता हूं कि प्रोफेट मोहम्मद की जो जोजा थी हज़रत आयशा, सबसे ज्यादा सहाबा ने नॉलेज उनसे ली है। प्रोफेट के बाद सबसे ज्यादा हदीसें उनसे हैं रिवायत। तो हमारे यहां तो शुरुआत से ही औरतों से नॉलेज का भंडार रही हैं औरतें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जो जनरल परसेप्शन बना दिया गया है कि इस्लाम में औरतों को तालीम पे मना है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि हमारे अतुल जी ने माशाल्लाह से मेडिकल कॉलेज और यहाँ नर्सिंग कॉलेज और दूसरे कॉलेजेस जो बनाए हैं। जो जंग का जमाना होता था तो सबसे ज्यादा अनसेफ होता है, और उस जमाने की जो जंगें हुआ करती थी वहां तो औरतों पे भी कब्जा होता था। हकीकत है, जो सबसे ज्यादा अनसेफ जगह थी वहां हमारे जो सहाबा थे, जो उनकी जोजात थी या औरतें थी, वो नर्सिंग का काम किया करती थी, मरहम पट्टी किया करती थी। तो मैं कहता हूं कि इससे हमें पता चलता है कि मेडिकल एजुकेशन, आप जो कह रहे हैं कि 6 क्लास तक की एजुकेशन, मैं तो कह रहा हूं मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, हर डिपार्टमेंट में औरतों को आगे आना चाहिए। और इसमें मजहब कोई बाध्य नहीं बनता। मैं अलीगढ़ में रहता हूं, हमारी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ हमारे कॉलेज में लड़कियां पर्दे के साथ MS कर रही हैं जनरल सर्जरी से। कोई दिक्कत नहीं उन्हें किसी भी तरह की। जनरल परसेप्शन ये कि आदमी नहीं कर सकता। रही जहां तक सवाल ड्रेस कोड की, अतुल जी ने बात की, बहुत अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि ये हवाई चलाई जाती है कि साहब वहां ऐसा हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ लोग हमारे दरमियान से, मुस्लिम के दरमियान से उठेंगे, वो कहेंगे देखो भाई अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो बेपर्दा हो जाएंगे। तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा हमें उठाना पड़ता है भाई। इस तरह की बातें जब आती हैं, आपने एक शेषा छोड़ दिया, लेकिन हमारी बच्चियों को वैसे हालात दूसरे हैं हमारे। तो क्या ये सोच आपको खुद बदलने की जरूरत नहीं है? बहुत जरूरत है। मैं तो खुद कह रहा हूं इस बात को, ये सोच बदलने की जरूरत है।
लेकिन हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक वाकया नागपुर में हो जाएगा, एक वाकया महाराष्ट्र में हो जाएगा, फिर बहस दूसरी शुरू हो जाती है। हमें खुद इससे परेशानी है। मदरसा की तालीम मॉडर्न एजुकेशन की बराबरी कर सकती है? देखिए, समझना ये होगा कि मदरसे से आपका अर्थ क्या है। पहले मैं मानता हूं कि कुछ मदरसे ऐसे हो सकते हैं केवल जो दीनी तालीम देते हैं, लेकिन अब ऐसे मदरसे बहुत आपको मिल जाएंगे कि जहां पर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। और उन मदरसों से पढ़कर बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर भी आए हैं। उन्होंने, कुछ लोगों ने IAS वगैरह की परीक्षाएं भी पास की हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है, जो मुस्लिम समाज को खुद देखना है कि अगर कोई भी मदरसा ऐसा है जिसमें केवल दीनी तालीम ही दी जा रही हो, उसको परिवर्तित करे वो, और उसको परिवर्तित करके उसमें दुनियावी तालीम भी जोड़ दे। और जहां तक हम ये देखते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये सर सैयद अहमद साहब ने भी शुरू करी थी, हमारे बीच में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आए हुए हैं। किस तरीके से दीनी तालीम के अलावा मुस्लिम समाज को दुनियावी तालीम की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ये महसूस करके ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव पड़ी थी। तो आज जरूरत इस बात की है कि जिन मदरसों में केवल दीनी तालीम दी जा रही है, वहां पर दुनियावी तालीम भी दी जाए। और इसमें सरकार के भी बीच बीच में मैंने देखा है कि प्रयास हुए हैं। और उन्होंने जैसे मेरी तो पहली बात ये समझ में नहीं आती कि किसी भी मदरसे को सरकार जो एड देती है वो, या किसी भी मदरसे से ही मेरा मतलब नहीं है, किसी भी ऐसे धर्म के विद्यालय को जिसमें केवल धर्म की शिक्षा दी जाती हो, उसमें सरकार को एड देने का मतलब क्या है? पहली बात तो मतलब होना ही नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि उसके बाद सरकार ने एक नियम बनाया कि हम उन्हीं मदरसों को एड देंगे जहां पर दुनियावी तालीम भी होगी। तो सरकार की तरफ से भी पहल है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम समाज की तरफ से हो रही होगी कि उसमें सभी मदरसों में दीनी के साथ तालीम दी जाए। और रही बात जहां तक आपसी बैर करने वाली, वो मैं नहीं समझता उसके कोई भी किसी भी मदरसे से इस तरह की तालीम दी जाती होगी कि आपस में नफरत पैदा की जाए। जी सचिन जी, अगला सवाल आपसे। आइए जनता से कुछ सवाल लेते हैं। सचिन सर, आपसे यह सवाल है मेरा, जैसे अतुल सर ने उस वक्त कहा था कि हिजाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर वुमेन्स और चिल्ड्रंस को स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। तो अगर हम देखें 2000 इसी के एस्पेक्ट में 2011 का सेंसस देखें, जिसमें बताया गया लिटरेसी रेट वुमेन्स का, मुस्लिम वुमेन्स का जो लिटरेसी रेट 55% है, जबकि हिंदू वुमेन्स का लिटरेसी रेट 70% के आसपास है। जब वह कम है मुस्लिम वुमेन्स का लिटरेसी रेट, वो अगर पढ़ना चाहती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना चाहती है हिजाब पहन करके, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको दिया गया है 15 क्लॉज 3 में स्पेशल प्रिविलेज, वो आगे पढ़ना चाहती है, तो फिर इस पर इस तरीके की रुकावट क्यों लगाई जाती है कि आप इस तरीके का ड्रेस पहनेंगे? इस पर आपसे जानना चाहूंगा। आप देखें सर, आपने ये भगवा शॉल ओढ़ रखा है, सर आपने टीका लगा रखा है, हजरत आपने दाढ़ी रखी है, पजामा कुर्ता पहना है, टोपी पहना है, आप लोग तो पहने, हम स्टूडेंट पर पाबंदी क्यों? मैं बताता हम एक ही ड्रेस पहने। मैं बताता हूं जी। देखिए, शिक्षा एजुकेशन सबके लिए सामान्य है, ठीक है। और हम जितने भी लोग मंच पे बैठे हैं सबकी अलग अलग फील्ड है। अब देखिए, यहां जितने भी लोग बैठे हैं सबकी अलग अलग फील्ड है। और अगर कोई मुझसे ये कहे कि मंच पे आपको बैठना है और इसको आपको साइड में रखना है, तो मैं उस चीज के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले मैं इसको साइड में रखूंगा सम्मान के साथ। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी लोग बैठे हैं धार्मिक, उन सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी टोपी उतारिए। तो इसलिए जो छात्रों का काम है वो छात्रों से चलेगा। आपको शिक्षा इस चीज की, अगर आप थोड़ा सा झुक के चलेंगे तो शायद आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप ऊपर को चलेंगे। और अगर आप सर उठा के चलेंगे, और जहां कहते हैं ना, शरीर में जितनी ज्यादा, आप देखिए पेड़ देखिए, जितना लचकीला होगा उतना ये खड़ा रहेगा, और जितना ये सख्त होगा उतनी जल्दी आंधियों में गिरेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो शिक्षा का जो वो है, उसमें हम जब एक बात बताइए, शिक्षा में जा रहे हैं, हम अपने एजुकेशन में प्रिंसिपल को, टीचर को कुछ मान ही नहीं रहे हैं। जो आगे रूल और रेगुलेशन है, आज अगर सुभारती के रूल और रेगुलेशन जहां हम बैठे हैं, इसके रूल और रेगुलेशन अगर हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा? रेस्ट्रिकेट कर दिए जाएंगे। अगला सवाल। तो मानना चाहिए। तो ये बताइए, पसमानदा का जो विषय है ये कौन से समाज से, कौन से धर्म से? आप भी है ना पसमानदा से? देखिए, है? जब बात कभी भी
पिछड़ी दबी कुचली दलित जाति की होगी तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों को परेशानियां होंगी, ये हर कोई जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा महसूस किया कि कुछ लोग कहीं दबे, कहीं इस रास्ते पे नहीं आ पाए जो पूर्णतः उनको उभार सके, तो उनको उभारने की बात की इसमें गलत किया गया। और दूसरी बात, पसमानदों को लेकर के तो आपसे पहले भी 3 बार बहुत बड़े बड़े है जी। अब भी कौन सा देर हो गई, अब कौन सा देर हो गई जी। अभी 3 बहुत बड़े साल और रहेंगे प्रधानमंत्री, 6 साल मिल रहे हैं अभी। 70 के दशक में अभी हुआ, आपके 90 के अलावा दशक और भी में लोग हुआ। अली साहब ने को किया था ना, 3 बड़े आंदोलन हुए थे ना, 70 के दशक में हुआ, 90 के दशक में हुआ, अली साहब ने किया था, उसमें क्यों नहीं करवाया फिर आप लोगों ने? और अगर आज कोई करने के लिए कह रहा है उसमें भी ऑब्जेक्शन है, हद हो गई है। जी, आखिरी सवाल। अब तो सब लोग राष्ट्र निर्माण की बात करो, सभी धर्म जितने भी हैं, अब राष्ट्र की बात करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए बायनोकुलर्स न्यूज।